तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है और दूसरा जो होता है वो आरएच ब्लड ग्रुपिंग है। ये दो तरह के ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। कौन कौन सी? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजेंस होगा, ठीक है। और ए पॉजिटिव या ए निगेटिव है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजेंस के साथ साथ आरएच एंटीजेंस भी अगर होगा तो ये उसको क्या बनाएगा, उस ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव बनाएगा। अगर ए के साथ साथ, ए एंटीजेंस के साथ साथ अगर आरएच एंटीजन नहीं होता तो वो क्या होगा, ए निगेटिव होगा। तो आरएच का होना आरबीसी के सरफेस पे उस सेम एंटीजेंस के साथ ये क्या बनाता है, ए पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, यही ब्लड ग्रुप है। तो ए ब्लड ग्रुप पे एंटीजन ए हो गए लेकिन एंटीबॉडीज बी। और इसको कौन कौन इसको ब्लड दे सकता है? तो एक तो इसका सेम ब्लड ग्रुप ए वाला दे सकता है और दूसरा यूनिवर्सल डोनर, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ ब्लड ग्रुप और यूनिवर्सल डोनर, तो वो इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप एंटीजन बी होंगे, एंटीबॉडीज ए, इसको डोनेट कौन कर सकता है? तो बी ब्लड ग्रुप इसको दे सकता है और यूनिवर्सल डोनर जो है। तीसरा ए बी, तो ए बी के पास एंटीजन ए बी होगा, एंटीबॉडीज उस पर नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर, और जो एंटीजन्स होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। तो इनको कौन कौन डोनेट कर सकता है? आप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि वो सबसे ब्लड ले सकता है, और जो यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकता है ब्लड, ठीक है। और जो ये ओ है तो ओ के ऊपर एंटीजन्स कोई नहीं होता, एंटीबॉडीज होती हैं ए बी, ठीक है। और डोनर्स ग्रुप क्या है, ओ है, ठीक है। दूसरा जो है आरएच ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गई, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। दूसरा आरएच ग्रुपिंग। आरएच टर्म्स जो आरएच लिया गया है वो लिया गया है रेसस मंकी से। कहाँ से लिया गया बेटा? रेसस मंकी, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स में ऐसा माना जाता है कि ब्लड ग्रुप जो था वो क्या था, आरएच। सो आरएच डिराइव्ड फ्रॉम द रेसस मंकी, ठीक है। सो अब इस आरबीसी के सरफेस पे मान लो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप पे इसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजेंस तो पाए ही जाएंगे, साथ ही साथ अगर आरएच एंटीजेंस पाए जाते हैं तो ये ए पॉजिटिव होगा, और अगर आरएच एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं तो आरएच नहीं पाए जाते तो क्या होगा, ए निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो आरएच का ना होना और होना उसको पॉजिटिव बताता है और निगेटिव बनाता है। अगर आरएच है तो वो ए पॉजिटिव होगा और अगर नहीं है तो ए निगेटिव होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी में बेटा एक केस दिया गया आरएच ग्रुपिंग को लेके, उस केस को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या बोलते हैं बेटा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब आते हैं, बात करते हैं, जैसे मेल का ब्लड ग्रुप जो है अगर आरएच पॉजिटिव है, यानी कि उसके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन है, तो दैट इज आरएच पॉजिटिव, दैट्स मेक्स दैट पर्सन आरएच पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा अगर फीमेल है वो आरएच निगेटिव है, तो अब इफ फीमेल प्रेग्नेंट, अगर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके अंदर जो बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे का क्या है, आरएच पॉजिटिव है, लेकिन मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच निगेटिव है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में फर्स्ट चाइल्ड को कोई खतरा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खतरा किसको होता है? सेकंड चाइल्ड को, यानी कि सेकंड टाइम जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसके पार्चुरेशन के दौरान उस चाइल्ड को क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि दिस इज द फीटस, और फीटस के पास ब्लड ग्रुप कौन सा है, आरएच पॉजिटिव, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच निगेटिव। सो दीज टू ब्लड ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सेपरेट है। तो पहले बच्चे का तो पार्चुरेशन हो जाएगा, कोई यहाँ पे एग्लूटेशन नहीं होगा, डिस्ट्रॉयज ऑफ आरबीसी नहीं होगा, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट ब्लड ग्रुप होने के कारण मदर्स की जो बॉडी है वो क्या बना लेगी, एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेगी। क्या बना लेगी? एंटी आरएच एंटीबॉडीज। अब ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज
जब सेकेंड चाइल्ड यानी कि सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड चाइल्ड के ब्लड से क्या होगा, ट्रांसफ्यूज होगा। तो ये तो एंटीबॉडीज बनी हुई है ना। जब पहली बार जो फीमेल वो प्रेग्नेंट हुई थी तो क्या हुआ था, तब एंटीबॉडीज बन गई थी, लेकिन बच्चे का पार्चुरेशन हो गया था, बच्चे को कोई खतरा नहीं था। लेकिन सेकेंड टाइम अब एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई है ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो जब सेकेंड टाइम्स प्रेगनेंसी होगी तो सेकेंड चाइल्ड को क्या होगा, खतरा होगा, तुरंत एंटीबॉडीज बच्चे की आरबीसी पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। क्योंकि बच्चे की आरबीसी क्या अलग, भाई बच्चे की आरबीसी क्या RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको फॉरेन एजेंट समझ के एंटीबॉडीज क्या कर देंगे, उस पर अटैक कर देंगे। और इस तरीके से जो बच्चा जो फीटस होगा उसकी आरबीसी क्या हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्योंकि आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। सो डिस्ट्रॉयज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फीटस की आरबीसी क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय होना, इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। बात समझ में आई, बोलो बेटा, बिल्कुल क्लियर है। आगे आते हैं। सो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, सो ब्लड ऑफ फीटस एक्सपोज विद द मदर ब्लड, देन मदर प्रिपेयर anti-RH एंटीबॉडीज। अब इस केस में पहले बच्चे का तो बर्थ हो गया इजिली, आसानी से, उसको कोई खतरा नहीं। उसके बाद डॉक्टर ने क्या करता है, डॉक्टर सेकेंड चाइल्ड को इस केस से बचाने के लिए, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से बचाने के लिए मदर को क्या लगाता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड मदर को क्या लगाता है बेटा, रोगम वैक्सीन। क्या लगाता है, रोगम, यहाँ पे देखिए रोगम वैक्सीन। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का ट्रीटमेंट क्या है कि फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द पार्चुरेशन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, डॉक्टर क्या कर देगा, रोगम वैक्सीन लगा देगा, जिससे कि सेकेंड चाइल्ड के ऊपर क्या हो, खतरा ना हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा टॉपिक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस।